हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज जो हमने स्पेशली डिजाइन करी है प्रीलिम्स 2024 के लिए, उसके अंदर आज हम 44th लेक्चर करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 44 और यहां पर ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है आज हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, जैसा आपको पता है 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज आपकी एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ाते, हम उसके अंदर फैक्ट्स रटवाते भी हैं आपको। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देखिए, करंट अफेयर्स की सारी टेंशन आप मेरे को दे सकते हैं। इस करंट अफेयर सीरीज के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज कर कर आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली इसके अंदर करंट अफेयर कवर करे जाएंगे 1.5 ईयर्स के। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे दिस टर्म, इस टर्म से क्या है कि जो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, राइट, इनको मारने के लिए बहुत सारी दवाइयां हम लेते हैं। ठीक है, जैसे एंटी बैक्टीरियल दवाई होती है, एंटीबायोटिक हम कहते हैं, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक आपने कभी सुना है? देखो, इसको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करवा देता हूं मैं तुमको। एंटीबायोटिक्स आपने लेनी होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी एजिथ्रोमाइसिन आप ले रहे हैं। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर बोलता है भैया देखो 3 दिन का कोर्स है ये, 3 दिन तो आपको लगातार लेनी ही लेनी है। क्यों बोलता है वो ऐसा? वो इसलिए बोलता है कि अगर मान लीजिए आप 2 दिन बाद आपने मिस कर दिया उसको, ठीक है, 2 दिन में आपको लगा कि यार सही हो गए हम तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया है ना, वो पूरी तरह से मरा नहीं है। ठीक है, वो बैक्टीरिया मरा नहीं है पूरी तरह से। वो बैक्टीरिया कह रहा है अरे यार 2 दिन तक वो बेहोश सा हुआ है। ठीक है, अब वो मरा नहीं तो वो वापस उसके अंदर क्या होगा, वापस जिंदा हो जाएगा वो। फिर वापस जिंदा हुआ, फिर आपने 3 दिन तक के लिए मेडिकेशन दिया, आपने 2 दिन के लिया, फिर वो बेहोश सा हुआ। तो उसको धीरे धीरे ये इस मेडिसिन के प्रति क्या हो जाएगा, एक तरह से उसको रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ओ माय गॉड, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब तुम 3 दिन ले लो चाहे 50 दिन ले लो, ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, उस मेडिसिन के प्रति क्या हो जाएगा, एक तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। अब वो मरेगा नहीं इसके अंदर। बोले ये तो रोज की मेडिसिन है ये तो। और ये बैक्टीरिया अगर ग्रो कर गया आगे जाकर, इस बैक्टीरिया ने डेवलप कर लिया, ठीक है, रिप्रोडक्शन करा और इसने क्या करा कि और इसकी तरह की बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए, तो उनके अंदर एक क्या होगा, परमानेंटली एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा इस मेडिसिन की तरफ। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन की तरफ। फिर आप क्या करेंगे, उस मेडिसिन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और फिर इन्होंने ग्रो कर लिया, जो कि ये रैपिडली ग्रो करते हैं, ये माइक्रोब्स जो होते हैं रैपिडली ग्रो करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे परमानेंटली वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर एंटीबायोटिक का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फिर दवाई लेते रहो, कुछ असर नहीं पड़ेगा, राइट। तो अभी क्या करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उसको एक तरह से टॉप थ्रेट माना है पब्लिक हेल्थ का। दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो, समझ तो गए चीजों को, अब डेफिनेशन पढ़ोगे अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर occurs when bacteria, virus, fungi, parasites change over time and no longer respond to the medicines, making infections harder to treat and increasing the risk of disease spread, severe illness and death। फिर क्या होगा, फिर अब दवाई का असर नहीं पड़ रहा उस बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया कह रहा है भैया अब तुम कुछ भी दो, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हम हो गए चिकने घड़े। ठीक है, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर अब वो डिजीज कैसे जाएगी, ये खतरनाक चीज हो जाएगी। तो देखो, इट इज नेचुरल फिनोमिना है। माइक्रोब्स इवॉल्व मेकिंग ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन लेस इफेक्टिव। ठीक है, और ये कभी कभार एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट कर करे ये सुपर बग बन जाता है। सुपर बग मतलब अब ऐसी बीमारी हो गई है कि इसको कोई भी सही नहीं कर सकता, क्योंकि ये उस बैक्टीरिया से हुई है जो बैक्टीरिया पूरा रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है, और उसने बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और प्रोड्यूस कर दिए जिसके अंदर जेनेटिकली वो रेजिस्टेंस उसके अंदर भगवान मतलब परमानेंटली बाय बर्थ उसके अंदर वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो इसलिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वन ऑफ द टॉप थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ है अभी। ठीक है, तो ये देखो, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीमाइक्रोबियल, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स आर ऑफन इनइफेक्टिव हो जाता है, एंड इन सम केस नो ड्रग प्रोवाइड इफेक्टिव थेरेपी, जैसे मैंने आपको बताया। मिसयूज, अब इसका अंदर क्या होता है, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि अगर मान लो कोई आपको ओवरडोज दे रहा है, ठीक है, ओवरडोज ले रहे हैं, कभी एक बार हम क्या करते हैं, हम थोड़े ज्यादा शातिर बनते हैं ना, अरे यार क्या हुआ है कि बीमार हुए ना, चलो भाई डॉक्टर के क्या था ना, मेडिसिन वाले के पास जाते हैं और मेडिसिन वाले से बोलते हैं भैया यार थोड़ा सर्दी सर्दी से लग रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, ठीक है, बुखार बुखार सब भी हो रहा है, कोई दवाई दे दो। वो भाई उसको उसको पता नहीं है, वो आपको एंटीबैक्टीरियल दवाई दे दिए। अब उसने बोला कि ये 2 गोलियां ले लेना, ठीक है, वो थी 5 दिन का कोर्स, उसने कहा कि 2 गोलियां ले लेना, आप 2 गोलियां लेके मस्त हो गए। ठीक है, तो देखो ये इसलिए क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो होगा अंदर, आपके वायरस बैक्टीरिया जो भी है, ठीक है, वो क्या होगा, वो उसके प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा। बोले ये तो आई गई सी बात हो गई, 2 दिन के लिए बेहोशी सी होती है, फिर वापस वो क्या करेगा, रिवाइव कर लेगा। तो देखो, मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेन ड्राइवर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस।
समझ में आ रहा है? तो इसके कॉजेस क्या हुए? ओवर यूज एंड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इनएडिक्वेट डोजेज एंड ड्यूरेशंस, सेल्फ मेडिकेशन कि भैया हम खुद ही डॉक्टर बन गए, ठीक है, या फिर आपका जो पड़ोस में मेडिकल की शॉप है, ठीक है, जिसको डॉक्टर का कुछ उसने एमबीबीएस का एमबी नहीं करा है, ठीक है, उससे जाके आप मेडिसिन लिखवाला है, ठीक है। एंटीबायोटिक कंजम्पशन इन द फूड्स, एनिमल एनिमल जो है वो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उसको, और वो फूड के अंदर है, उसका दूध आप पी गए, ठीक है, गाय को एंटीबायोटिक दी, गाय का दूध आप पी गए, ठीक है, चिकन को एंटीबायोटिक दी, ठीक है, उसको कोई बीमारी हो गई थी, एंटीबायोटिक दी और चिकन को आप खा गए, राइट? समझ में आ रहा है? बिना उबाले, पुअर सैनिटेशन, ये सब रीजन है जिससे कि एंटोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता है। रानी वेलु नचियार, रानी वेलु नचियार के बारे में हो सकता है आपने नहीं सुना हो, पर ये पहली ऐसी रानी थी, पहली ऐसी प्रिंसेस थी जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना होगा, उनके बारे में ये भी सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बट उससे पहले भी एक रानी हुई थी, रानी वेलु नचियार, जिन्होंने अंग्रेजों को परास्त करा था। अब इनके बारे में हम समझेंगे, बट बिफोर दैट ये न्यूज में अभी क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनकी तारीफ करी, इनको ट्रिब्यूट करा इनकी एनिवर्सरी पे, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी पे 3 जनवरी 730 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वो तमिलनाडु का एक एरिया है रामनाथपुरम, ठीक है, उसके अंदर एक किंगडम हुआ करता था, रामानंद किंगडम। रामानंद किंगडम के अंदर एक राजा रहते थे, राजा चेलामिट्ठू विजय रघुनाथ सेतुपति। उनके घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिनका नाम था वेलु नचियार, उनका नाम रखा गया। अब जैसे इनका जन्म हुआ तो इनको ये पता था, राजा को ये पता था कि इनको क्या करना है, इनको हमको ट्रेन करना है, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे इनको क्या करा, मार्शल आर्ट सिखाई, ठीक है, जैसे उन्होंने तलवारबाजी सिखाई, ठीक है, आप देखें घुड़सवारी सिखाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिलाबम एक टेक्निक है, एक मार्शल आर्ट टेक्निक है, तमिलनाडु के अंदर बहुत फेमस है, जिसके अंदर लठ से लड़ते हैं, ठीक है, तो शिलाबम वाली टेक्निक भी इनको सिखाई, राइट। और ये इनमें बहुत ही निपुण हो गई, मतलब शी वॉज ए फाइटर। ओके, जब ये बड़ी होती हैं तो इनका जो किंगडम होता है रामानंद किंगडम, वो क्या करता है कि और किंगडम होता है भारत के अंदर शिव गंगा स्टेट के बीच के जो राजा होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपस के अंदर इनका बेटा और बेटी क्या इनका क्या करें, विवाह करें। तो कहने का मतलब यह है कि रानी जो वेलु नचियार है उनका विवाह होता है शिव गंगा स्टेट से। अब कुछ ऐसा होगा जिससे कि अंग्रेज से इनका डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो वो क्या चीज है वो अपन इसके अंदर समझते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका टेक्स्ट बता देता हूँ। रानी वेलु नचियार वाज द प्रिंसेस ऑफ रामानाथपुरम एंड द ओनली चाइल्ड ऑफ राजा चेला मुथु विजया रघुनाथ सेतुपति ऑफ द रामानंद किंगडम। शी वाज ट्रेन्ड इन द वार, जैसे मैंने आपको बताया, वेपन यूजेस, मार्शल आर्ट लाइक वलारी, शिलाबम, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, ठीक है, इन सब के अंदर वो बहुत अच्छे से ट्रेंड करी गई थी, राइट। देन शी मैरिड टू द किंग ऑफ शिवगंगाई एंड whom she had a daughter, उनकी एक डॉटर भी हुई, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना वो उनके हस्बैंड को मार देते हैं। अब जैसे उनके हस्बैंड को मारा जाता है, कौन कौन होते हैं? ब्रिटिशर्स प्लस नवाब ऑफ आरकोट, नवाब ऑफ आरकोट, वो क्या करते हैं, वो उनके हस्बैंड को मार देते हैं। अब उनके हस्बैंड को मारते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो यहाँ की रानी बन जाती है, वो वहां की क्वीन बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए, when her husband was killed by the British soldiers and the son of the Nawab of Arcot, ठीक है, she became queen of शिवगंगा स्टेट, राइट, शिवगंगा स्टेट की वो क्वीन बन जाती है, राइट। फिर she was drawn into the battle, ठीक है, बैटल के अंदर उनको जाना पड़ जाता है और वो ब्रिटिशर से और नवाब ऑफ आर्कोट के बेटे से यहाँ पर लड़ाई करती है, और लड़ते लड़ते फिर उनको भागना पड़ जाता है वहां से, और वो she escaped with her daughter and lived near the Dindigul for 8 years, 8 साल तक वो वहां पर रहती है, एक तरह से क्या है, छुपती छुपाती रहती है डिंडोगुल के अंदर, राइट। बट आप यहां पर देखिए 8 साल तक वो प्रैक्टिस करती है कि किस तरह से अंग्रेजों से लड़ा जाए। इवन हैदर अली जो थे, हैदर अली, उनसे भी वो हेल्प लेती है। तो यहां पर आप देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड शी फॉर्म्ड एन आर्मी एंड सॉट एन अलायंस विद हैदर अली with the aim of launching a campaign against the East India Company in 1780. Right? I hope this is clear to everyone. When Velu Nachiyar found the place where the company stored some of their ammunition. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। उनको पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बहुत सारे अपने क्या है, अपने बम बम रख रखे हैं, ठीक है, बम राइफल्स और ये सब चीजें रख रखी है। तो वो क्या करती है, वो एक बंदे को भेजती है, एक अरेंज करती है एक बंदे को, और उसको ह्यूमन बम बनाकर भेजती है, ठीक है। वो जाकर वहां पर सुसाइड अटैक वहां पर कर देता है, ठीक है, और पूरा का पूरा यहाँ पर उनका आर्म्स एम्यूनिशन जो होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। तो देखो वेलु नचियार अपने किंगडम को वापस ले लेती है ब्रिटिशर्स से, और उसके बाद वो
थोड़े दिन वहां पर क्या करती है, वहां पर राज करती है। उसके बाद 1790 के अंदर वो अपनी डॉटर वेलाकी जो है उसको क्या कर देती है, उसको थ्रोन देती है, उसको गद्दी संभाल देती है, राइट। अच्छा, एक थे मरुदु ब्रदर्स। मरुदु ब्रदर्स को वो 1780 से ही वो अपने पास रखी थी, जिससे कि वो हेल्प करे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इसलिए उनको बहुत सारी पावर उन्होंने दे रखी थी। तो वेलाकी जब किंगडम लेती है, जब थ्रोन वेलाकी के पास आते हैं, तो मरुदु ब्रदर्स भी उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। वेलु नाचियार फाइनली 25 दिसंबर 1796 को उनकी डेथ हो जाती है। देखिए, तमिलनाडु के अंदर इनको बहुत ही करेजियस लेडी माना जाता है। इनका एक नाम भी उन्होंने निकाल रखा है, तमिल्स इनको बोलते हैं वीरा मानगई, ठीक है। वीरा मानगई इनको बोला जाता है, एक करेजियस लेडी। नेक्स्ट अपना है प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम क्या है, एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम मेरे को ये लगा, ठीक है। देखो भाई, आप जाते हैं अपने स्कूल में गए थे, ठीक है, स्कूल में गए थे और स्कूल में पढ़कर आ गए, ठीक है, बट आपने वैल्यू सिस्टम डेवलप करा कि नहीं करा? वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं कर पाया, सनम अपना, ठीक है। तो यहां पर इस तरह की स्कूलिंग प्रोवाइड करी जा रही है, इस तरह से एक लर्निंग प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिससे कि क्या है, जिससे कि बच्चे के अंदर जो है एक वैल्यू सिस्टम भी डेवलप हो। तो देखियो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले तो प्रेरणा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस तरह से याद रखेंगे आप, ठीक है। लॉन्च्ड द प्रेरणा एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम टू एम्पावर पार्टिसिपेंट्स विद द लीडरशिप क्वालिटी। पार्टिसिपेंट्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड करें। देखिए, प्रेरणा की वेबसाइट पे गए हम, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हमें ऊर्जा से भरी ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो साइंस से लेकर स्पोर्ट्स तक, साइंस से लेकर स्पोर्ट्स तक हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करे और भारत का नाम आगे बढ़ाए। इसी के लिए प्रेरणा प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च करा, ठीक है। किसके लिए करा है? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब स्कूल स्टूडेंट्स में भी आप देखिए क्लास 9th से लेकर क्लास 12th के बच्चे, ठीक है। एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम बनाया गया है। रेजिडेंशियल मतलब रहना भी वहीं पर है, खाना भी वहीं पर है और लर्निंग भी वहीं करनी है। अच्छा, कितने दिन का? एक वीक का, 1 वीक, 1 वीक आपको रहना खाना वहीं पर है और यहां पर आपके अंदर कुछ वैल्यू सिस्टम्स डेवलप करे जाएंगे। देखिए, प्रेरणा इज ए वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 से लेकर 12 तक के बीच के फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग, प्रेरणा इज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू इंटीग्रेट प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, की वैल्यू सिस्टम में डालें, फिलॉसफी ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन यहां पर इसके अंदर करने की कोशिश गई है प्रेरणा प्रोग्राम के अंदर। अब कैसे, कितने बच्चों को सिलेक्ट करा जा रहा है? ए बैच ऑफ 20 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड स्टूडेंट्स 10 बॉयज 10 गर्ल्स विल अटेंड द प्रोग्राम एवरी वीक फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ ए कंट्री। कंट्री के वेरियस पार्ट के अंदर से ये क्या करेंगे, ये एक तरह से यहां पर वैल्यू सिस्टम अपने अंदर डेवलप करेंगे। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू सिस्टम करनी है, इनके अंदर 9 वैल्यू बेस्ड सिस्टम इसके अंदर डेवलप करना है। कौन से? स्वाभिमान एंड विनय, शौर्य एंड साहस, परिश्रम एंड समर्पण, करुणा एंड सेवा, विविधता एंड एकता, सत्य निष्ठा एंड सुचिता, नवाचार एंड जिज्ञासा, श्रद्धा एंड विश्वास, स्वतंत्र एंड कर्तव्य, ठीक, कर्तव्य, राइट। तो ये सारे के सारे जो है ना वैल्यू सिस्टम यहाँ पर डाले। तो करिकुलम ऑफ प्रेरणा स्कूल, जो प्रेरणा स्कूल बनाई जाएंगी प्रिपेयर्ड बाय द आईआईटी गांधीनगर, इज रूटेड इन द 9 वैल्यू बेस्ड थीम्स। ये वैल्यू बेस्ड थीम इसके अंदर है, राइट। इससे बच्चों के अंदर एक और चीज आएगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। इस तरह का यहाँ पर इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बच्चों को इनकलकेट कर रहे हैं वैल्यू सिस्टम। इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया। अब ये प्रेरणा स्कूल्स जो है ना, ये कैसे बनी, ठीक है। प्रेरणा स्कूल को प्रेरणा कहां से मिली, इंस्पिरेशन कहां से मिली? तो देखो, एक गुजरात के अंदर एक वडनगर है, ठीक है, वडनगर है, यहां पर बहुत सारे भूकंप आते हैं, पर भूकंप आने के बाद भी ये खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ के लोग जो है उनकी जो है वो उनकी जो अगर हम देखें विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि अभी तक ये खड़ा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। तो प्रेरणा स्टैंड एज ए ट्रिब्यूट टू द वडनगर indomitable spirit, a living city that has triumphed over challenges like earthquake and natural calamities, ठीक है। अब देखिए, the revival of this school stands as a testament of the fact that even the most extraordinary lives जो है ना are built on the ordinary foundation। ordinary foundation पर ही बनी है most extraordinary life भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे कि भाई अगर ये जो है extraordinary कोई चीज नहीं है, स्वाभिमान विनय, ये वैल्यू सिस्टम, अगर इन वैल्यू सिस्टम को आपने अपना लिया, ठीक है, बच्चे ने अपना लिया, तो यहाँ पर वो मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन भी बन सकते हैं, ओके। तो it is essence lies not only in the present but also in the ancient knowledge system which will enforce the value systems, creating experiences that can be replicated and adapted to inspire the learners for the learners far beyond its wall, right। स्कूल की 4 दीवारों से बाहर की चीजें भी ये सीख सके। तो देखो, प्रेरणा पहला ऐसा स्कूल होगा प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस ड्यू टू इट्स इनोवेटिव एंड एंगेजिंग करिकुलम
which is a novel idea and unlike traditional teaching, a pioneer concept acknowledging the fact that the true education extends beyond the textbooks and the classroom. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेरणा प्रोग्राम के बारे में और प्रेरणा स्कूल के बारे में सब कुछ मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है दैट इज फ्री मूवमेंट रिजीम, एफएमआर एग्रीमेंट। अभी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि भाई एफएमआर एग्रीमेंट के बारे में हम वापस से सोचने को मजबूर हो गए। म्यांमार से जो एग्रीमेंट करा था फ्री मूवमेंट रिजीम का, अब वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दैट्स वाई यहां पर इसको वापस से रिकंसीडर करने की बात चल रही है। अब फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है ये मैं आपको बताता हूं, राइट। बट बिफोर दैट यहां पर आप देखिए कि जो म्यांमार का एरिया है, म्यांमार का एरिया, ठीक है, ये पहले बर्मा कहलाता था, बर्मा, राइट। और 1800s के टाइम की बात करें तो ये ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। और उस वक्त बर्मा जो था ना बहुत बड़ा था, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा पोर्शन जो था वो बर्मा के अंदर आता था, राइट। तो बर्मा के लोग और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग, स्पेशल नागालैंड के लोग जो नागाज हैं, ठीक है, नागालैंड के अंदर जो नागाज हैं, कुकीज जो है, ठीक है, मणिपुर के अंदर आपने सुना होगा कुकीज, है ना, मेइती और कुकीज के बीच में कंफ्लिक्ट भी हुआ था। तो वो लोग जो है ना वो बर्मा में भी रहते हैं और हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के जैसे ये जो बाउंड्री खींची गई ना ब्रिटिशर्स ने, बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से, वाहियात तरीके से बाउंड्री खींची गई थी भारत और किसके बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में, ठीक है, ये जो बाउंड्री खींची गई। इस बाउंड्री के अंदर देखो नागालैंड के कुछ, जैसे नागालैंड का एक यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जाता है कि एक घर था नागालैंड का, आधा घर इधर रह गया, बाथरूम किचन इधर रह गया और पूरा बाकी का घर इधर रह गया। ऐसी इरेगुलर बाउंड्रीज यहाँ पर बिना किसी चीज को सोचे समझे यहाँ पर बाउंड्री खींच दी गई थी। तो अब देखो यहाँ पर जो लोग रहते थे, यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके बीच में आपस में कनेक्ट था, बट इस बाउंड्री के कारण वो कनेक्ट खत्म हो गया, राइट। ये म्यांमारी हो गए और ये भारतीय हो गए, राइट। तो अब 2018 के अंदर जब हमारे रिश्ते बहुत सुधरे किससे, म्यांमार से, तो भारत ने डिसाइड करा कि यार ये जो दीवार है ना इसको तोड़नी पड़ेगी और इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन करा गया, दैट इज नोन एज एफएमआर एग्रीमेंट, ठीक है, फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट। तो फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट में एक तरह से दोनों ने म्यूचुअली ये बोला कि 60 किलोमीटर अंदर, अंदर यहां से 60 किलोमीटर, ठीक है, अंदर हम क्या करेंगे, विदाउट वीजा आप घूम सकते हो, कि यहाँ के लोग अंदर 16 किलोमीटर तक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विदाउट वीजा घूम सकते हैं। तो देखिए एफएमआर इज म्यूचुअली एग्रीड पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार that allows tribes dwelling along the border on either side to travel up to 16 kilometer inside the other countries without visa। अब इसके अंदर क्या होगा, एक पास बनाना पड़ेगा उनको, 1 साल के लिए वो पास बनता है और एक बार के अंदर ये 2 वीक तक यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ का एक पर्सन आया तो 2 वीक तक यहाँ पर रह सकते हैं। अब ये एक एग्रीमेंट था जो कि बहुत अच्छा एक एग्रीमेंट है जिससे पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा। बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण भारत को इसको रिकंसिडर करना पड़ गया, ठीक है। जैसे आपने देखा मणिपुर के अंदर वायलेंस हुआ, प्लस यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो है मिलिटेंट आउटफिट है जो कि भारत के अंदर इन सब एरियाज के अंदर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी डेवलप करके रख रहे थे। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, पास के साथ यहाँ पर रहते हैं, फिर भाग के इधर म्यांमार के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ क्या करते हैं, कंफ्लिक्ट क्रिएट करके वापस म्यांमार के अंदर आ जाता है। तो इसलिए फ्री मूवमेंट रिजीम को वापस से क्या करना है, रिकंसिडर करने की बात हुई है। तो देखो मेंबर ऑफ द हिल ट्राइब्स हैव टू प्रोड्यूस ए बॉर्डर पास which is valid for a year and can stay in other country for about 2 weeks per visit, ठीक है। The agreement aim to facilitate people to people ties between the countries as the residents in the region enjoy strong ethnic and the familial relation on both side of the border। ये 2018 के अंदर हुआ था, मोदी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था, बट बाद में अब इसको बंद करने की बातें चल रही है, राइट। चलिए अब आप रेस्टोरेंट्स में तो गए होंगे, ठीक है, बट आपने सोचा कभी चील जो होते हैं, ठीक है, जो वल्चर्स होते हैं, राइट, उनके भी रेस्टोरेंट्स होते हैं ये कैसी बात है। देखिए ये एक बहुत इनोवेटिव सा कॉन्सेप्ट है, वल्चर रेस्टोरेंट्स अभी सेटअप करा गया है झारखंड के अंदर टू कंजर्व क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। और वल्चर्स, स्पेशली वल्चर्स, अब वल्चर्स क्या होता है, वल्चर्स ये देखो, यहाँ पर देखो, ये जो चील, ठीक है, गिद्ध, ये जो होते हैं ना, दिस आर नोन एज वल्चर्स। ये क्या करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अगर हम देखें एनवायरनमेंट की सफाई कर्मचारी है। कोई भी मरी हुई जो भी होगा, ठीक है, मरा हुआ कोई भी चीज होगा उसको खाने का काम ये करते हैं। अगर ये ना होना तो पूरे अपने जो संसार के अंदर मरे मरे जो जानवर है वो पड़े पड़े सड़ते रहे। ये एक तरह से सफाई करने का काम करते हैं। तो वल्चर्स जो होते हैं एक तरह से आप देखिए सफाई कर्मचारी है। इनका एक रेस्टोरेंट खोला गया। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम इसके अंदर समझते हैं। देखो ये वल्चर रेस्टोरेंट इज ए अनडिस्टर्ब्ड एरिया, अनडिस्टर्ब्ड एरिया है
जहां पर नॉन टॉक्सिक पॉइजन फ्री मीट और कार्कसेस आर प्रोवाइडेड फॉर द वल्चर्स एंड अदर स्कैवेंजर्स। ठीक है, वल्चर्स और अदर स्कैवेंजर्स के लिए यहाँ पर क्या है, मीट के टुकड़े यहाँ पर पटक देते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई भी एनिमल मरता है तो उसके मीट के टुकड़े उठाकर यहाँ पर पटक देते हैं, राइट। दिस सप्लीमेंट्री फीडिंग सपोर्ट्स द वल्चर्स इन द टाइम ऑफ फूड स्कैर्सिटी। अब इनको कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, भाई रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो जब फूड स्कैर्सिटी होता है, व्हेन यंग बर्ड्स फ्लैज, तो उस वक्त इनको क्या होता है, इनको यहाँ पर खाने की जरूरत होती है, तो ये इनको एक जगह ही खाना मिल जाता है। एज वेल एज प्रोवाइडिंग सेफ फूड सोर्स। देखिए वल्चर्स की बहुत ज्यादा डेथ होने लग गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो, मान लीजिए कोई कोई बफेलो है, बफेलो की कोई बीमारी हुई, ठीक है, तो बीमारी होने के कारण उसको क्या करा, कुछ इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन दिया तो इंजेक्शन में ऐसी मेडिसिन चली गई, ठीक है, जो क्या हुआ, जो कि उसके अंदर रह गई मेडिसिन। अब उस मेडिसिन को अगर ये वल्चर्स खा लेते हैं, ठीक है, पेन किलर हो गया जैसे कुछ, तो इनका क्या होता है, इनका सिस्टम खराब हो जाता है, और उनका सिस्टम खराब होने के कारण उनका डेथ भी हो जाती है। तो इसके कारण वो एक तरह से पॉइजन का वर्क करता है उनके लिए, वल्चर्स के लिए, और वल्चर्स की बहुत सारी डेथ हुई थी। और भी बहुत सारे रीजन है जिसके कारण वल्चर्स जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए, बहुत सारे वल्चर्स जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर हो गए, राइट। तो देखो, as well as providing safe food, vultures restaurants provide landowners with a clean and the cost effective way of disposing of waste and the unwanted carcasses। ठीक है, जो मरे हुए जो प्राणी होते हैं, उनको अनवांटेड प्राणी है, उनको डिस्पोज ऑफ भी हो जाता है, वल्चर्स खा भी लेते हैं, उनका भी पेट भर गया, और यहाँ पर गंदगी वंदगी फैली नहीं। तो जो भी, जैसे मान लीजिए कोई भी एनिमल मरता है तो उसको उठाकर वहां पर रेस्टोरेंट में डाल देते हैं, राइट। द फर्स्ट वल्चर रेस्टोरेंट ओपन इन 2015 एट द फासंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पर ये इसका क्या है, पहला वल्चर रेस्टोरेंट यहाँ पर खोला गया था रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राइट। वल्चर्स के बारे में पढ़ें तो वल्चर्स आर द लार्ज बर्ड ऑफ द प्रे दैट यूजुअली फेड ऑन द कैरियन और डेड और डाइंग एनिमल्स एंड द रॉक्स एंड आर फाउंड मेनली इन द ट्रॉपिक्स एंड द सब ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स के अंदर ये मिलते हैं। ठीक है, दे हैव प्लेड बेनिफिशियल रोल्स इन द इकोसिस्टम बाय कंज्यूमिंग द कैरकेसेस एंड रोटिंग फ्लैश, कीपिंग द डिजीज ट्रांसमिशन रेट लो। ठीक है, ये सफाई कर्मचारी हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये ना हो तो पूरा का पूरा वर्ल्ड सड़ जाए, ठीक है, मरे हुए जानवरों से। ओके, तो ऐसी 22 स्पीसीज है वल्चर्स की। भारत के अंदर जो मिलती है वो 9 स्पीसीज मिलती हैं, राइट। इंडिया इज होम ऑफ 9 स्पीसीज ऑफ द वल्चर्स, नेमली ये सब इनकी नेम है। मैंने यहाँ पर एक टेबल आपको बना दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ IUCN स्टेटस लिख रखा है इनका, इन वल्चर्स का, और देखें ज्यादातर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही है इसके अंदर, राइट। ये भारत के अंदर मिलते हैं, ये 9 टाइप्स ऑफ वल्चर्स भारत के अंदर मिलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो उनको थ्रेट क्या है, थ्रेट ये है कि एक तो पॉइजनिंग का, मैंने आपको बताया, वल्चर्स फेड ऑन द डिसीज्ड carcasses ऑफ मेनी डिफरेंट एनिमल्स बट लार्ज हेर्बिवोरस जैसे कैटल, डियर, सिमिलर एनिमल्स आर देयर मोस्ट कॉमन फूड सोर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कभी कभार पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स या मेडिकेशन के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया डिक्लोफेनिक एक मेडिसिन है जो कि एक तरह से पेन किलर होता है, बफेलोस को दिया जाता है, ठीक है, लाइव स्टॉक को दिया जाता है। तो वो एक तरह से पॉइजन का काम करता है वल्चर्स के अंदर। अगर वो दिया गया बफेलो को, बफेलो मर गई और बफेलो खा गया कौन, वल्चर, तो वल्चर को भी डेथ हो सकती है। दूसरा रीजन का थ्रेट का जो है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, फूड डर्थ एंड कंटेमिनेटेड फूड, फूड की कमी और कंटेमिनेटेड फूड, और इलेक्ट्रोक्यूशन बाय द पावर लाइंस, कभी कभार पावर लाइंस के अंदर इनको करंट भी लग जाता है। तो ये इनके थ्रेट्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग मी सो काइंडली। आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को, प्लीज शेयर इट, बिकॉज यहाँ पर बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, रात दिन की मेहनत यहाँ पर लग रही है, रिसर्च करके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा। प्लस मंथली बुकलेट भी, 2 Feb को मंथली बुकलेट आ जाएगी, जिसके अंदर दिसंबर के पार्ट 2 होगा और जनवरी का पूरा कंप्लीट जनवरी का करंट अफेयर होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।